हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बेटा, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना? कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है भाई, तो लगभग लगभग आजकल का जो ट्रेंड है, 4 से 6 सवाल तक इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। कोविड के पहले की जो सिचुएशन थी, 2 सवाल 3 सवाल पूछे जाते थे। लेकिन कोविड के बाद, जो कोविड वाला पेपर हुआ और उसके बाद लगातार इस चैप्टर से 4 सवाल 5 सवाल 6 तक सवाल पूछे गए। छोटा सा चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे। रिवीजन में आधे घंटे 20 मिनट का समय लगता है। और अगर आपने साल में 3 4 बार, जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो अगर आपने साल में 3 4 बार 20 20 मिनट का टाइम देके रिवाइज कर लिया, तो 5 से 6 सवाल आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है भाई। आज का जो हमारा टारगेट है, तो जो इसका परिचयात्मक पार्ट है वो देखेंगे, परिचय के बारे में। फिर देखेंगे कोशिका चक्र क्या होता है, कोशिका चक्र एवं अवस्थाएं, यानी कि कोशिका चक्र की अवस्थाएं। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कोशिका चक्र का नियमन। कोशिका चक्र का नियमन। कोशिका चक्र का नियमन, ये सारी चीजें आज हमें पढ़नी है, एक एक करके। आइए बेटा, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। दो चीजें हैं यहां पर, एक है कोशिका चक्र और दूसरा है कोशिका विभाजन। अगर आप चैप्टर के नाम को बहुत ध्यान से देखें, तो बेटा दो चीजें हैं यहां पर आपके पास। एक तो क्या है, कोशिका चक्र, और दूसरा क्या है, कोशिका विभाजन। दरअसल आप जानते हैं कि कोई भी जो कोशिका होती है, सेल थ्योरी के टाइम पे रोडोल्फ वर्चू ने हमें बताया कि जो कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। इसका मतलब मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कोशिका है ना? क्या हो जाएगा, कोशिका है, और कोशिका में विभाजन होगा। कोशिका में विभाजन होगा तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ये वाली बात हमें किसने बताई? रोडोल्फ वर्चू ने बताई कि ऑल सेल्स आर एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या बताया भाई? ऑल सेल्स आर एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये हमें बताया रोडोल्फ वर्चू ने। ठीक है। अब ये कैसे होता है विभाजन, देखिए जरा आप ध्यान से। कोई भी कोशिका, कोई भी कोशिका रहेगी, वो पहले क्या करती है, अपना आकार बढ़ाती है। कोशिका का क्या बढ़ता है? पहले आकार बढ़ता है। ठीक है जी। कोशिका का पहले आकार बढ़ता है, कोशिका बड़े साइज की हो जाती है, और फिर कोशिका का विभाजन होता है। विभाजन यानी अब जो है कोशिका क्या कर रही है, अपना संख्या बढ़ा रही है, और एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। सबसे पहले कोशिका क्या करती है, अपना आकार बढ़ाती है, साइज बड़ा करती है अपना, और फिर उस कोशिका में विभाजन हो जाता है, यानी कि जो कोशिका की संख्या है वो बढ़ जाती है। और यही काम बार बार चलता रहता है। कभी भी अगर आप देखें तो ऐसे 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल बनते रहेंगे। ठीक है ना? क्या होता रहेगा, आप देखेंगे 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल इस तरीके से बनते रहेंगे। इवन किसी भी, अगर आप लैंगिक जनन की बात करें, लैंगिक जनन में आप कहेंगे कि जीव के जीवन की शुरुआत, जीव के जीवन की शुरुआत, जीवन की शुरुआत एक अकेली कोशिका, एक अकेली कोशिका
युग्मनज अर्थात जाइगोट से होती है। युग्मनज अर्थात जाइगोट से होती है। ठीक है भाई, युग्मनज जो होता है, जाइगोट जो होता है, इसे यहां से जो है जीवन की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो क्या था भाई, मेल गैमीट था मान लीजिए और फीमेल गैमीट था। क्या थे बेटा? ये युग्मक थे, युग्मक। तो अभी तो ये क्या है, गैमीट हैं। और जब ये युग्मक का क्या हो जाएगा, संलयन हो जाएगा बेटा, संलयन। जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तब आप क्या देखेंगे कि जाइगोट का निर्माण होगा भाई। किसका निर्माण होगा? जाइगोट का। ये एक अकेली कोशिका, इसे आप जाइगोट कह रहे हैं। अब जाइगोट में विभाजन होगा, पहले 2 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, 8 सेल बनेंगे। बताइए। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, अगर वो प्लांट ओरिजिन के गैमीट हैं तो पूरा प्लांट बन जाएगा भाई। अगर वो जो गैमीट थे वो प्लांट के थे तो प्लांट बन जाएगा, अगर एनिमल के रहे होते तो एनिमल बन जाता। यानी गैमीट तो क्या है, अभी वो पूरा जीवन नहीं हो, एक कोशिका तो है गैमीट, लेकिन वो किसी जीवन की शुरुआत नहीं है बेटा। गैमीट जो है वो किसी जीवन की शुरुआत नहीं है। लेकिन गैमीट जब मिलकर जाइगोट बनाते हैं, गैमीट्स जब मिलकर जाइगोट बनाते हैं, तो फिर वहां से होती है जीवन की शुरुआत। बार बार आप डिवीजन कराएंगे तो कोशिका की जो संख्या है वो बढ़ती रहेगी। यहां पर 2 बातें याद रखिएगा कि जो युग्मक होता है, युग्मक यानी कि गैमीट, वो होता है हैप्लॉइड। और जो युग्मनज यानी कि जाइगोट होता है, जो युग्मनज यानी कि जाइगोट होता है, वो होता है डिप्लॉइड। युग्मक यानी गैमीट कैसा है? हैप्लॉइड है, अगुणित है। और युग्मनज यानी जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड है, द्विगुणित है, द्विगुणित। बेटा अगर मैं आपको कोशिका चक्र की परिभाषा बताऊं, अगर आप परिभाषा के हिसाब से देखें, कोशिका चक्र अर्थात सेल साइकिल, तो बेटा अगर मैं आपको कोशिका चक्र की परिभाषा बताऊं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि आनुवांशिक नियंत्रण में चलने वाले, आनुवांशिक नियंत्रण में चलने वाले, आनुवांशिक नियंत्रण में चलने वाले क्रमिक प्रक्रमों का समूह, क्रमिक प्रक्रमों का समूह जिसमें कोशिका, जिसमें कोशिका कोशिकांग डबल करती है, कोशिकांग डबल करती है, डीएनए या आप कह सकते हैं जीनोम का प्रतिकृतिकरण करती है, प्रतिकृतिकरण करती है, एवं अंततः, एवं अंततः एक कोशिका से 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है। एक कोशिका से 2 कोशिका में, एक कोशिका से 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है। एक कोशिका से 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है।
भाई आप करा रहे हैं सेल डिवीजन, आप क्या करा रहे हैं, सेल डिवीजन करा रहे हैं। और चूंकि आप सेल डिवीजन करा रहे हैं तो आपको एक सेल से दो सेल बनानी है, आपको एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण करना है, ठीक है ना। एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण करना है बेटा, क्लियर है। तो जब दो कोशिकाएं बनाएंगे आप तो उनको बराबर मात्रा में साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल, डीएनए ये सब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। दोनों कोशिकाओं को सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म, डीएनए यानी कि क्रोमोजोम, ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी भाई, बिल्कुल देनी पड़ेंगी। तो पहले क्या होता है, चीजें जो है डबल हो रही होती हैं, यानी कि आकार बड़ा हो रहा होता है, और फिर एक सेल से दो सेल जो है विभाजित हो जाती है। तो यहां से एक बात निकल के आई कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये, अच्छा बार बार यही चलता रहेगा, बार बार यही चलता रहेगा। तो ये जो पूरी चक्र प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कह दिया जाएगा, कोशिका चक्र। इस पूरे प्रोसेस को क्या कह दिया जाएगा, कोशिका चक्र कह दिया जाएगा। और कोशिका चक्र का वह भाग, कोशिका चक्र का वह भाग जिसमें ये क्या कर रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, कोशिका चक्र का वह भाग जिसमें ये क्या कर रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, उसको कह दिया जाएगा कोशिका विभाजन। यानी कोशिका चक्र जो है एक बड़ी चीज है, बड़ी प्रक्रिया है, उसी का एक पार्ट होता है कोशिका विभाजन। सेल ऑर्गेनल का डबल होना, डीएनए का रेप्लिकेट होना, सेल का डिवाइड होना, ये सब किसके अंदर आ जाएगा बेटा, ये सब आ जाएगा कोशिका चक्र के अंदर। और जब संख्या बढ़ रही होगी, विभाजित हो रही होगी कोशिका, वो हो जाएगा कोशिका विभाजन। क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन हो जाएगा। बच्चों यहां पर एक शब्द आया है जीनोम। जीनोम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं यहीं पर। जीनोम, ये जीनोम क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। आप कहेंगे अगुणित कोशिका में उपस्थित डीएनए की मात्रा, अगुणित कोशिका में उपस्थित, अगुणित कोशिका में उपस्थित डीएनए अथवा जीन अगुणित कोशिका जहां पर एक सिंगल सेट उपस्थित है क्रोमोजोम का। देखिए भाई अगर ऐसे हो जाए, ये इस तरीके से अगर ये उपस्थित है सिर्फ इतना, तो ये क्या है, अगुणित कोशिका है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम है। लेकिन अगर ऐसे ये दो दो के पेयर में उपस्थित है तो ये डिप्लॉइड सेल है, द्विगुणित कोशिका है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो तीन तीन के समूह में उपस्थित रहे तो वो फिर क्या हो जाएगा, त्रिगुणित कोशिका हो जाएगा। त्रिगुणित कोशिका मतलब ट्रिप्लॉइड सेल हो जाएगा बेटा, ट्रिप्लॉइड सेल। मैं यहां पर एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, मैंने ये तो बता ही दिया आपको कि जीनोम क्या होता है ना, जीनोम क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि अगुणित कोशिका में उपस्थित डीएनए या जीन जो है वो जीनोम कहे जाएंगे। ठीक है भाई, एक चीज याद रखिएगा कि जो सेल साइकिल है, कोशिका चक्र है, आप कहेंगे कोशिका चक्र एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। कोशिका चक्र एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। कोशिका चक्र एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। कोशिका चक्र एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है, किंतु डीएनए का रेप्लिकेशन, किंतु डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक विशेष अवस्था में होता है, केवल एक विशेष अवस्था में, केवल एक विशेष अवस्था में होता है। और बेटा ये जो विशेष अवस्था है ये कौन सी अवस्था है बताइए जरा, ये विशेष अवस्था है एस फेज।
अभी G1S G2 पढ़ेंगे ना, तो ये एस फेज क्या है, वो विशेष अवस्था है जिसमें कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो सेल साइकिल तो लगातार चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि डीएनए का रेप्लिकेशन किधर भी हो जाएगा। जैसे आप G1S G2 कहते हो, तो किसी कोशिका का मन किया कि G1 स्टेज में डीएनए रेप्लिकेट कर ले, कोई कह रहा है नहीं नहीं भाई G2 में करते हैं आज, कोई कह रहा है अगर प्रोफेज में करें तो ऐसा नहीं होता है। एक विशेष अवस्था होती है, एस फेज कहते हैं उसे, डीएनए रेप्लिकेशन उसी अवस्था में होता है। जबकि कोशिका चक्र एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, तो वही तो कह रहा है कि इसमें एक के बाद एक प्रक्रम चलते रहते हैं, जिसमें सेल ऑर्गेनल डबल होते हैं, डीएनए रेप्लिकेट होता है, और फिर एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। और ये जो सारे इवेंट हैं, ये जो सारे प्रोसेसेज हैं, ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, ये क्या होती हैं बेटा, आनुवांशिक नियंत्रण में होती हैं। दे आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको लाइन मिलेगी। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे पहला पेज, उसके आखिरी में देखिएगा आपको ये लाइन मिलेगी कि दीज आर द अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये जो हैं ये आनुवांशिक नियंत्रण में रहते हैं। एक बार फटाफट से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको बेटा फटाफट से देखो सब लोग। देख लिया भाई सबने, वेरी नाइस। बेटा ये जो कोशिका चक्र है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो कोशिका चक्र है, कोशिका चक्र, कोशिका चक्र को अपन क्या करते हैं, दो अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। एक होता है अंतरावस्था, ध्यान से देखना बेटा, एक क्या होता है अंतरावस्था, यानी कि इंटरफेज, ठीक है ना। एक क्या है अंतरावस्था है, यानी कि इंटरफेज है, और दूसरा होता है एम प्रावस्था। या इसी को कह देंगे सूत्री विभाजन प्रावस्था। सूत्री विभाजन प्रावस्था, या इसी को कह दिया जाएगा ऐसे इंग्लिश में एम फेज। तो आपने क्या देखा बेटा कि दो अवस्थाएं हैं अलग अलग। एक को आपने अंतरावस्था कहा, इंटरफेज कहा, और दूसरे को आप कहेंगे एम प्रावस्था, या फिर सूत्री विभाजन प्रावस्था, या फिर एम फेज, या माइटोटिक फेज। इंग्लिश में अगर देखें तो माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं उसे। यानी दो चीजें समझ में आ गई कि एक तो दो अवस्थाएं होती हैं, और दूसरा यह है, ये जो दो अवस्थाएं हैं ये कुछ इस तरीके से चलती हैं, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, ऐसे ही लगातार चलती रहती हैं। इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, और एक इंटरफेज और एम फेज मिला के क्या हो जाता है, ये देखिए, ये आपका एक कोशिका चक्र पूरा हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, एक के बाद एक ही चलती रहती है। यानी कि जो दो लगातार एम फेज है, यहां पे देखिए, अगर मैं ऐसा कहूं कि इंटरफेज क्या होता है, दो एम प्रावस्थाओं के बीच का समय होता है, तो भी गलत है अभी थोड़ा सा। अगर मैं ऐसा कहूं कि दो एम प्रावस्थाओं के बीच का जो समय अंतराल है उसे अंतरावस्था कहते, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है एम प्रावस्था, और ये भी क्या है एम प्रावस्था।
तो इतने पूरे को हम इंटरफेज थोड़ी ना कहते हैं। इतने पूरे में तो भाई 2 इंटरफेज और 2 एमफेज आ गए। यानी लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि जो 2 लगातार एमफेज होते हैं उनके बीच का जो समय है वो इंटरफेज है, तो आप कहेंगे सर ये बात तो हमको भी ठीक लग रही है कि जो 2 लगातार एमफेज हैं उनके बीच का जो समय है उसे हम इंटरफेज कहा करते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम इंटरफेज कहते हैं। तो इंटरफेज में आप कहेंगे कि 2 लगातार एम प्रावस्थाओं के बीच का समय, 2 लगातार एम प्रावस्थाओं के बीच का समय, या आप कह सकते हैं मध्य का समय या समय अंतराल। तो वो जो 2 कोशिकाएं हैं, दो क्या है बेटा? एम फेज है। तो 2 एम फेज के बीच का जो समय उसे आप कहते हैं अंतरावस्था। अंतरावस्था, ये जो अंतरावस्था है दरअसल ये विभाजन की अवस्था नहीं है, यहां पर कोशिका विभाजन की तैयारी चल रही होती है। कोशिका विभाजन की तैयारी चल रही होती है। यहां कोशिका विभाजन की तैयारी, प्रिपरेटरी फेज है भाई, ये प्रिपरेटरी फेज। उपापचय आप देखेंगे दबा के चल रहा है भाई साहब। मेटाबॉलिज्म बढ़िया से हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी इसे कह दिया जाता है रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज एक इसका गलत नाम दिया गया जो अभी तक चला आ रहा है। ये रेस्टिंग स्टेज इसे इस मायने में कहते हैं कि ये नो डिवीजन स्टेट है बेटा। विभाजन की तैयारियां तो चल रही हैं लेकिन विभाजन हो नहीं रहा है अभी। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? यहां पे चल रही हैं विभाजन की तैयारियां, विभाजन नहीं हो रहा है, सिर्फ जो है तैयारी हो रही है, सिर्फ प्रिपरेशन हो रही है। तो जहां पर प्रिपरेशन होती है उसको कह दिया जाएगा प्रिपरेटरी फेज। क्या कह दिया जाएगा? प्रिपरेटरी फेज कह दिया जाएगा बेटा। तो ये तैयारी की अवस्था है, यहां पे कोशिका विभाजन की तैयारी चल रही होती है। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र का ज्यादा समय लेता है। ये कोशिका चक्र का लगभग, एनसीईआरटी तो ये कह रही है कि 95% से भी ज्यादा, 90% से भी अधिक टाइम, समय। यानी कि अगर 100 मिनट में पूरा कोशिका चक्र चलेगा, किसी भी कोशिका का कोशिका चक्र यदि 100 मिनट में पूरा हो रहा है तो लगभग 95 मिनट 96 मिनट तक तो भाई साहब अंतरावस्था ही चलता रहता है। लगभग 95-96 मिनट तो क्या चलता रहता है? अंतरावस्था, इंटरफेज। ये जो इंटरफेज है ये कोशिका चक्र का ज्यादा समय लेता है, लगभग 95% समय, 95% समय लेता है बेटा। जबकि ये जो एम प्रावस्था है बेटा ये वास्तविक विभाजन की अवस्था है, वास्तविक विभाजन की अवस्था, वास्तविक विभाजन की अवस्था भाई याद रखिएगा आप, ये वास्तविक विभाजन की अवस्था है। यहां तैयारी होती है, यहां अब सच में विभाजन हो जाएगा। जो एम प्रावस्था है, एम प्रावस्था में क्या होता है? सच में विभाजन हो जाता है बेटा। आप कहते हैं ये कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, सर्वाधिक नाटकीय अवस्था। सर्वाधिक नाटकीय अवस्था, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। और नाटकीय अवस्था क्यों कह रहे हैं? जैसे आप नाटक वाटक में देखो लोग अपना रूप बार बार बदलते रहते हैं, चेंजमेंट आता रहता है, तो ऐसे बहुत सारे नाटक कोशिका के अंदर भी चलते हैं इस फेज में। क्रोमोजोम कंडेंस होएगा, फिर क्रोमोजोम इक्वेटर पर आएगा,
फिर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, फिर वो जो एक एक क्रोमेटिड का क्रोमोजोम है वो पोल पर जाएगा। ऐसे बहुत सारे चेंजेज आते हैं। कोई सेल ऑर्गेनल टूट रहा है, वापस आ जा रहा है। तो चूंकि ऐसे बहुत सारे चेंजेज आते हैं, इसलिए इसको कह दिया जाता है सर्वाधिक नाटकीय अवस्था। और यहां पर लगता है कोशिका चक्र का लगभग 5% समय। कोशिका चक्र का लगभग 5% समय, ठीक है ना। कोशिका चक्र का लगभग 5% जो समय वो यहां लगता है। और बच्चों यहीं पर मैं आपको बता दूं कि ये जो एम फेज है, ये जो क्या है, एम फेज है, ये जो एम प्रावस्था है, इस एम फेज या एम प्रावस्था को, जैसे ये जो इंटरफेज है, इंटरफेज को क्या किया जाता है, 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। G1 S G2, किसमें बेटा, G1 S G2। तो इंटरफेज के क्या हो गई, 3 स्टेजेज और फिर M, यानी कि सही सीक्वेंस क्या हो गया, G1 S G2 M। यानी कि एक और सीक्वेंस अगर हम बनाना चाहें, ओवरऑल सीक्वेंस, तो क्या हो गया, पहले तो हमने ऐसे कहा कि इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज। अब इंटरफेज में 3 चीजें, G1S और G2 और फिर ये M, तो क्या हो जाएगा, G1S G2M, G1S G2M, G1S G2M। और ऐसे ही जो M फेज है ना, M फेज में भी आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन से प्रारंभ होता है एम फेज, कैरियोकाइनेसिस कह दिया जाता है इंग्लिश में, कैरियोकाइनेसिस। ये जो केंद्रक विभाजन है, जो कैरियोकाइनेसिस है, यहां से एम फेज शुरू होगा। और इस कैरियोकाइनेसिस की बड़ी सारी अवस्थाएं होती हैं भाई, इस कैरियोकाइनेसिस की बड़ी सारी अवस्थाएं होती हैं। पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज, मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज, पश्चावस्था यानी कि एनाफेज, और अंत्यावस्था यानी कि टीलोफेज, अंत्यावस्था यानी कि टीलोफेज। तो आप देख रहे हैं केंद्रक विभाजन में क्या, कैरियोकाइनेसिस में पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, ठीक है। और दूसरी चीज होती है बेटा जीव द्रव्य का विभाजन, जीव द्रव्य का विभाजन, जीव द्रव्य विभाजन, या इसी को शॉर्ट में कह दिया जाएगा साइटोकाइनेसिस। जीव द्रव्य विभाजन या शॉर्ट में कह दिया जाएगा साइटोकाइनेसिस। यानी ऐसे पढ़िए, बोलिए मेरे साथ, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज। बोलो बेटा सब लोग, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, ठीक है। अच्छा अब आगे सुनो, इंटरफेज में क्या हो गया, G1S G2, तो अब कैसा हो जाएगा, G1S G2M, G1S G2M, G1S G2M, G1S G2M। बोलो सब लोग, G1S G2M, G1S G2M। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, G1S G2 केंद्रक विभाजन, जीव द्रव्य विभाजन, G1S G2 केंद्रक विभाजन, जीव द्रव्य विभाजन, G1S G2 केंद्रक विभाजन, जीव द्रव्य विभाजन। बोलो G1S G2 केंद्रक विभाजन, जीव द्रव्य विभाजन। और देखो G1S G2 पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, जीव द्रव्य विभाजन। G1S G2 पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, जीव द्रव्य विभाजन। G1S G2 पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, जीव द्रव्य विभाजन। बोलिए G1S G2 पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, जीव द्रव्य विभाजन, ठीक है। और ये जो समय होता है, जितना भी समय होता है, ऐसा नहीं है कि सारी कोशिकाओं में जो कोशिका चक्र का समय है वो एक ही जैसा होता है। आप कहेंगे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में
विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका चक्र की अवधि भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका चक्र की अवधि भिन्न भिन्न होती है। ठीक है भाई, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका चक्र की जो अवधि वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी सारी कोशिकाएं अगर आप देखें, सारी की सारी कोशिकाएं, तो उनमें सेम टाइम लगेगा उनका कोशिका चक्र पूरा होने में। तो अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं हैं या जो अलग अलग जीवों की कोशिकाएं हैं उसमें कोशिका चक्र का समय अलग होता है। जैसे अगर आप देखें संवर्धन माध्यम में मानव कोशिका, संवर्धन माध्यम में मानव कोशिका, बेटा संवर्धन माध्यम में जो मानव कोशिका होती है उसमें कुल 24 घंटे का समय लगता है। संवर्धन माध्यम यहां पर कहने का यह मतलब है कि आपने एक कल्चर मीडियम में सेल को रखा हुआ है, ह्यूमन सेल को, जहां पे आप उसको दबा के खाना पानी हार्मोन विटामिन दे रहे हो। तो जब आप उसको दबा के खाना पानी हार्मोन विटामिन दे रहे हो यानी कि उसको किसी चीज की कमी नहीं है, उसको पूरा पोषण मिल रहा है, माहौल जो है एकदम मजामय हो गया है उसके लिए। तो ऐसी ह्यूमन सेल जिसके लिए पूरा का पूरा जो माहौल है वो मजामय है, बढ़िया सब कुछ सही से चल रहा है, तो वो 24 घंटे में विभाजित हो जाती है पूरी तरीके से, अपना सब कुछ डबल करके। इसका मतलब क्या हुआ कि 24 घंटे का समय लगता है कोशिका चक्र के पूरा होने में। क्या बेटा? 24 घंटे का समय लगता है कोशिका चक्र के पूरा होने में। जैसे अगर आप खमीर की बात करें, खमीर समझते हो आप? ईस्ट, जो कहते हैं खमीर वाली रोटी खाओ, वो जो ईस्ट है उसमें लगता है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। ईस्ट जो होता है, खमीर जो होता है, वो 90 मिनट में क्या करता है बेटा? 90 मिनट में, याद रखिएगा, वो 90 मिनट में जो है अपना जो कोशिका चक्र है उसको पूरा कर लेता है। क्लियर है जी? इसके अलावा एनसीईआरटी ने दिया एक एग्जांपल, मैं लिखा रहा हूं कि जो ई कोलाई है, ई कोलाई लगभग लगभग 20 मिनट में, लगभग 20 मिनट में क्या करता है? अपना जो साइज है उसको डबल कर लेता है, या यूं कहिए कि उसका जो भी जिस तरीके का कोशिका चक्र चलता है। क्योंकि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अगर कोशिका चक्र भी देखेंगे ना तो थोड़ा अंतर तो है, ये थोड़ा क्या बहुत अंतर है, अभी पढ़ाऊंगा ये माइटोसिस तो बताऊंगा। तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसके कोशिका चक्र को पूरा होने में कुल 20 मिनट का समय लगता है। सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, सिंपलर ऑर्गेनिज्म है, तो जल्दी ये काम हो जा रहा है। यूकैरियोट में डीएनए थोड़ा सा बड़े साइज का होता है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन में ही काफी ज्यादा समय लग जाता है कई बार तो। क्लियर? चलिए भाई, यहां पर एक सवाल लिख रहा हूं मैं, आपको उसका आंसर करना है, फिर मैं बताऊंगा। सवाल ये है कि 48 घंटे में, एकदम आसान सा सवाल है, 48 घंटे में एक मानव कोशिका, 48 घंटे में एक मानव कोशिका कितने जीवन चक्र पूरे कर लेगी? कितने जीवन चक्र पूरे करेगी? एक बार स्क्रीन को पॉज करिए, आप ही आंसर करिए इसका, फिर मैं आपको सलूशन बता देता हूं। मैं चाहता हूं एक बार आप लोग खुद से इसे ट्राई करें, और जब आप लोग इसे खुद से ट्राई कर लेंगे फिर मैं तो हूं ही यहां पर सलूशन बताने के लिए।
कर लिया सबने सॉल्व अपनी तरफ से? आइए बेटा मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूं। देखो, कोशिका चक्र की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? आप चाहें तो यहां पर एक रेडीमेड फॉर्मूला भी बना लीजिए कि कोशिका चक्र की संख्या बराबर कुल समय और फिर उसको भाग दे देंगे एक कोशिका चक्र का समय। एक कोशिका चक्र का समय, एक कोशिका चक्र का समय। अब यहां पर कुल समय आपको दिया गया है 48 घंटा, और एक कोशिका चक्र में लगता है 24 घंटा, अभी मैंने आपको बताया। यानी कि जो ह्यूमन की कोशिका है, जो मानव कोशिका है, वो 48 घंटे में अपने 2 कोशिका चक्र पूरे कर लेगी। क्या करेगी भाई? वो अपने 2 कोशिका चक्र पूरे कर लेगी। चलिए फटाफट से देखिए इसको। यहां तक ये हमने पढ़ा कोशिका चक्र, कोशिका चक्र, अंतरावस्था, एम्प्रावस्था, फिर ये समय और एक ये सवाल। ठीक है ना? अब ये जो अंतरावस्था की अलग अलग स्टेजेज हैं, इनको थोड़ा बेटा डिटेल में पढ़ते हैं, मजा आएगा भी। इनको क्या करते हैं बेटा, अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया जाए भाई। मेरा तो यही मानना है कि अब समय आ गया है कि इनकी डिटेल जो है वो पढ़ ली जाए। ये बेटा हमने मान लिया कि ये क्या है, एम्प्रावस्था है। ये क्या है, एम्प्रावस्था, जिसमें से इधर देखो क्या होगा, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और मैं लिख रहा हूं सीके यानी कि साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ये बच्चों एम्प्रावस्था है, और ये जो बाकी पूरा है ये अंतरावस्था है। बाकी जो ये पूरा है ये क्या है, अंतरावस्था। अब जैसे इसमें देखें तो ये जो समय है पूरा ये क्या हो जाएगा, G2। ये वाला जो समय है ये क्या हो जाएगा, एस फेज। और जो ये समय है ये क्या हो जाएगा, G1 फेज। अंतरावस्था है, एम्प्रावस्था है। अंतरावस्था में G1 एस G2 है, एम्प्रावस्था में केंद्रक विभाजन और साइटोकाइनेसिस है। केंद्रक विभाजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारी चीजें। अब देखिए जब भी कभी कोई कोशिका विभाजित होने की कोशिश करती है तो यहां से चलती है, ठीक है ना? यहां से चलेगी तो फिर ये जो G1 फेज है इसको पूरा करेगी, यहां आ जाएगी। फिर ये एस फेज को पूरा करेगी, फिर ये एम फेज में एंटर हो जाएगी, और आखिरी में आप देखेंगे कि एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाएगा।
यानी कि अगर आप यहां ओवरऑल क्रम देखें, अगर आप यहां पर एक ओवरऑल क्रम देखें तो आपको कैसा देखने को मिलेगा, G1S G2M, क्या मिल जाएगा भाई, G1S G2 और M, G1S और G2 और M, ये देखने को मिलेगा भाई, G1S G2M, G1S G2M, G1S G2M, G1S G2M। अब अगर बार बार देखें तो जो G1 फेज है वो M फेज के बाद आ रहा है, G1S G2M फिर G1, G1S G2M फिर G1। तो ये जो G1 फेज है ये M फेज के बाद आ रहा है और S फेज के पहले आ रहा है। G1 जो फेज है वो M फेज के बाद आ रहा है और S फेज के पहले आ रहा है। साथ ही साथ यहां पर बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, क्लियर। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और एम फेज में डिवीजन होता है। तो ये जो G1 फेज है इसको अपन क्या कह सकते हैं बताओ जरा, आप कहेंगे विभाजन व डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में पहला गैप, तभी तो इसको गैप 1 फेज कहते हैं। G1 फेज मतलब गैप 1 फेज, विभाजन व डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में के मध्य पहला गैप, विभाजन व डीएनए रेप्लिकेशन के मध्य में पहला गैप। अच्छा, एम फेज के बाद आ रहा है तो उसको कह दिया जाएगा पोस्ट एम फेज, या इंग्लिश में कह देंगे पश्च विभाजन अवस्था, विभाजन पश्च प्रवस्था, विभाजन के बाद ये प्रवस्था आती है, या इसको कह दिया जाएगा प्री एस फेज, एस पूर्व प्रावस्था, क्योंकि ये एस फेज के बाद आता है, एस फेज के बाद आता है ये। तो उसके नाम हो गए गैप 1 या पोस्ट एम या प्री एस। और बेटा यहां पे क्या होता है तो आप कहेंगे कि अधिकतम जो कोशिकांग हैं, अधिकतर कोशिकांग वो डबल हो जाते हैं, अधिकतर कोशिकांग डबल हो जाते हैं बेटा, डबल। प्रोटीन संश्लेषण भी यहां खूब होता है, खूब होता है यहां प्रोटीन संश्लेषण, खूब होता है यहां आरएनए का निर्माण। यानी कि अगर आप उपापचय देखें तो इन तीनों अवस्थाओं में उपापचय का सबसे ज्यादा जो कार्य है वो यहीं पर होता है। उपापचय का जो सबसे अधिक कार्य है वो यहीं पर होता है बेटा, यहीं पर। और यह है अंतरावस्था की सबसे लंबी प्रावस्था, अंतरावस्था की सबसे लंबी प्रावस्था, अंतरावस्था की सबसे लंबी प्रावस्था, अंतरावस्था की सबसे लंबी प्रावस्था होती है बेटा ये, ठीक है ना। तो ये जो भी चीजें यहां पर आपने पढ़ी हैं ये सारी चीजें बेटा आपने पढ़ी हैं किसके बारे में, गैप 1 फेज के बारे में, कि जो मैक्सिमम कोशिकांग है वो डबल हो जाएंगे, खूब डीएनए खूब आरएनए बनेगा, खूब प्रोटीन बनेगा। और ये इंटरफेज की सबसे लंबी अवस्था भी होती है, इंटरफेज की ये सबसे लंबी अवस्था होती है। फिर ये आ जाता है बेटा एस फेज। एस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस या संश्लेषण प्रावस्था, संश्लेषण प्रावस्था। इसको कहेंगे जीवन पश्च प्रावस्था, पोस्ट जीवन, या और क्या कह दिया जाएगा तो G2 पूर्व प्रावस्था, प्री G2,
भाई G2 के पहले आती है और G1 के बाद में आती है। और इस संश्लेषण बेसिकली किसके बारे में कहा जा रहा है? तो आप कहेंगे कि केंद्रक में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि डीएनए कहां पर पाया जाता है? केंद्रक के अंदर ही तो होता है। तो केंद्रक में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, केंद्रक में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, और साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है बेटा, साइटोप्लाज्म में तारक केंद्र जो है वो डबल हो जाता है, तारक केंद्र डबल हो जाता है। तारक केंद्र सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल बेटा डबल होता है कहां पर? तारक काय में। और हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण भी यहां पर होता है, हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण, हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण, हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण। और अगर आप उपापचय देखें तो इन तीनों में सबसे कम जो उपापचय है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। एक ही एरो बनाया मैंने यहां पे। मेटाबॉलिज्म चलता है लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है सबसे कम है, क्योंकि मेनली अगर देखा जाए तो ये डीएनए के रेप्लिकेशन से ही संबंधित है। मेनली ये जो फेज है वो किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे मेनली ये जो फेज है वो डीएनए के रेप्लिकेशन से संबंधित है। एस फेज के बाद बेटा आता है G2 फेज, G2 यानी कि गैप 2, G2 यानी कि गैप 2 फेज। इसी को क्या कह दिया जाएगा बताइए? एस फेज के बाद में आ रहा है तो एस पश्च प्रावस्था, एम के पहले आ रहा है तो एम पूर्व प्रावस्था। यहां पर अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाते हैं, हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया डबल। हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया डबल। इसके अलावा बेटा आप कहेंगे कि माइटोसिस में आवश्यक प्रोटीन यहीं पर बनता है, माइटोसिस में आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण। बेसिकली वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। माइटोसिस में आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो यहीं पर होता है, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण, ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण। ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण। और यहां जो उपापचय का काम हो रहा है वो G1 फेज से कम होता है लेकिन एस फेज से ज्यादा होता है। इसलिए देखो G1 में 3 एरो बनाए ऊपर की तरफ की खूब ज्यादा, यहां पे एक ही बनाया है और यहां पे 2 बनाया है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे सर, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया आपने, बेहोश हो जाएंगे। कुछ नहीं बेहोश होगे तुम। एक तो ये सीक्वेंस याद रखो G1S G2M, तो ये 3 चीजें क्लियर हो जाएंगी, नाम वाला पूरा मामला खत्म। सही है। अगर G1S G2M ये तुमने सीक्वेंस में याद कर लिया कि G1S G2M G1S G2M, अगर तुमने ये याद कर लिया भाई तो नाम वाला मामला क्लियर। अब देखो इधर देखो, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल G1 फेज खत्म। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल कहां पर डबल होते हैं? G1 फेज में डबल होते हैं। लेकिन जो सेंट्रियोल है, जो तारक केंद्र है, वो कहां डबल होता है? एस फेज में। सिंपल। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक कहां डबल होते हैं? G2 फेज में। लो भाई, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल G1 फेज, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम की अगर बात की जाए तो एस फेज, और माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक तो G2 फेज। क्या बेटा? G2 फेज। अच्छा, उसके बाद सुनो, मैक्सिमम प्रोटीन, यहां पर प्रोटीन संश्लेषण सबसे ज्यादा जबरदस्त,
मैक्सिमम प्रोटीन संश्लेषण G1, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण S फेज, ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण G2 फेज। खत्म, टाटा बाय बाय। G1S G2M से नाम याद हो जाएंगे। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल, मैक्सिमम प्रोटीन G1, डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस, सेंट्रियोल का डबल होना एस फेज, ट्यूबुलिन प्रोटीन उसकी सिंथेसिस, और हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डबल कहां पर, अपना G2। देखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से देखिए बेटा इसको। देख लिया बेटा सबने? बढ़िया भाई। सुनो, आप कहेंगे कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में, कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा, डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। हो जाती है, किंतु गुणसूत्रों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु गुणसूत्रों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। In the S phase of cell cycle, amount of DNA doubles, but there is no change in chromosome number. But there is no change in chromosome number. कोशिका चक्र की इस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा तो डबल हो जाती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बेटा। डीएनए की मात्रा हो जाएगी डबल, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। एन, एन का मतलब अगुणित कोशिका में गुणसूत्र संख्या, या अगुणित कोशिका में गुणसूत्र। और ऐसे अगर मैं लिखूं सी, तो अगुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा, अगुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा। ठीक है भाई, अगुणित कोशिका में गुणसूत्र एन और अगुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा सी। अच्छा, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र, द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र। और ऐसे 2c क्या हो जाएगा? द्विगुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा।
ठीक है जी। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है मेरे भाई, NC2N और 2C। अब देखो, जैसे मान लो आप यहां पे देखो जीवन में, और फिर एस फेज के आखिरी में क्या हो रहा है, तो अगर जीवन में क्रोमोजोम की संख्या है n, तो एस फेज के बाद भी कितनी बनी रहेगी, n, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लो डिप्लॉइड सेल थी, तो अगर डिप्लॉइड सेल थी तो गुणसूत्र की संख्या जीवन में कितनी, 2n, तो एस फेज के बाद भी कितनी, 2n, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मान लीजिए अगुणित कोशिका थी, उसमें डीएनए की मात्रा थी C, एस फेज के बाद कितनी हो जाएगी, 2C। अगर आपने डिप्लॉइड सेल लिया था, तो डिप्लॉइड सेल में क्या था, 2C, तो अभी कितना हो जाएगा, 4C। कितना हो जाएगा, 4C। डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहां पर एक क्रोमेटिड था, एक क्रोमेटिड था अगर यहां पर, तो अब यहां 2 क्रोमेटिड हो जाएगा, 2 क्रोमेटिड हो जाएगा भाई। यानी कि अगर ये आपको पहले ऐसा दिखाई दे रहा था, तो अब डीएनए इतना डबल हो चुका है, अभी आपको ऐसा दिखाई देगा। यानी यहां पर एक डीएनए अणु दिखाई देगा आपको, एक डीएनए अणु, ऐसे समझ लीजिए, है ना। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो एक डीएनए अणु दिखाई देगा। यहां पर जब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डीएनए अणु, 2 डीएनए अणु। अब एक डीएनए अणु यानी कि 2 रज्जुक, क्योंकि एक रज्जुक तो क्या हुआ, ये हुआ, एक रज्जुक ये हुआ, दूसरा रज्जुक ये हो गया बेटा। तो यहां पे क्या होंगे, 2 रज्जुक, यहां पे क्या होंगे, 4 रज्जुक। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। गुणसूत्र की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन डीएनए की मात्रा आप देखेंगे, डीएनए की मात्रा C से 2C हो गई है, और अगर डिप्लॉइड सेल लिया था तो 2C से 4C हो गई है। यानी कि जो क्रोमोजोम, ऐसे समझिए, डीएनए की इतनी मात्रा होती है जीवन में कि एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोजोम आपको दिखाई दे। क्या दिखाई दे, एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोजोम आपको दिखाई दे। लेकिन एस फेज के अंत तक वो डबल हो जाता है, और आप देखते हैं कि आपको 2 क्रोमेटिड का क्रोमोजोम इतना दिखाई दे, क्योंकि डीएनए क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, डीएनए डबल हो चुका है। यहीं पे एक सवाल कर लेते हैं। एक प्रश्न तो यह है, किसी द्विगुणित कोशिका में, किसी द्विगुणित कोशिका में, किसी द्विगुणित कोशिका में, किसी द्विगुणित कोशिका में जीवन प्रावस्था में 4 पिकोग्राम डीएनए उपस्थित है, 4 पिकोग्राम डीएनए उपस्थित है। एस फेज के अंत में, एस फेज के अंत में डीएनए की मात्रा क्या होगी, एस फेज के अंत में डीएनए की मात्रा क्या होगी। चलिए भाई, पहले आप लोग सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं। पहले आप लोग इसे सॉल्व करिए, 30 सेकंड का समय है, और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं भाई। लेकिन बस बात वही है कि पहले आप लोग सॉल्व करेंगे बेटा। आ गया सबका। चलिए, जिनका नहीं आया वो लोग देखिए क्या कह रहा है। द्विगुणित कोशिका, और द्विगुणित कोशिका में जीवन में कितना होता है, 2C, 2C, और 2C की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 पिकोग्राम। एस फेज में डबल कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी, 4C, यानी कि 8 पिकोग्राम। सिंपल है। कितनी हो जाएगी बेटा, 4 पिकोग्राम हो जाएगी, 4 पिकोग्राम, 4 पिकोग्राम। एक और प्रश्न कर लेते हैं, यहीं पर जगह है हमारे पास।
जीवन अवस्था में एक कोशिका में एक कोशिका में 1000 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित हैं। 1000 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित हैं। एस फेज के अंत में एस फेज के अंत में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या बताइए। न्यूक्लियोटाइड की संख्या बताइए। चलो भाई शुरू हो जाओ। अभी इसका भी सॉल्यूशन बताता हूं मैं, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन। पहले लेकिन आप ही लोग ट्राई करिए कि जीवन अवस्था में अगर 1000 न्यूक्लियोटाइड हैं तो फिर एस फेज के बाद या एस फेज के अंत तक उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। बताओ बेटा, ये बात आपको बतानी है अब। देखो मेरी बात समझो, डीएनए किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। आप सब जानते हैं डीएनए किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। तो अगर जीवन में 1000 न्यूक्लियोटाइड हैं, अगर जीवन में 1000 न्यूक्लियोटाइड हैं तो एस फेज में क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 2000 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, क्योंकि भाई डीएनए भी तो डबल होगा। डीएनए डबल होगा, डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। यानी कि जीवन में जो डीएनए उपस्थित था, जीवन अवस्था में जो डीएनए उपस्थित था वो था 1000 न्यूक्लियोटाइड वाला। तो एस फेज में जो डीएनए होगा वो जीवन का डबल ही तो होगा। बताओ बेटा, एस फेज में जो डीएनए होगा वो जीवन वाले डीएनए का डबल होगा। यानी कि जीवन में जो डीएनए था वो 1000 न्यूक्लियोटाइड का बना था, तो एस फेज के अंत में जो डीएनए मिलेगा वो कितने का बना होगा? 2000 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होगा। 2000 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होगा। बताइए मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो डीएनए की मात्रा है वो डबल हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स बट देयर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। In the S phase of cell cycle, the amount of DNA doubles, but there is no change in chromosome number. कोशिका चक्र की इस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? एक बार यहां तक देखिए फटाफट से, फिर हम लोग देखते हैं कोशिका चक्र का नियमन। यहां से शुरू किया था हमने ये खेल, कोशिका चक्र पढ़ा, जीनोम पढ़ा, फिर हमने कोशिका चक्र को अंतरावस्था और इधर एम्प्रावस्था में विभाजित किया। इनके फीचर क्या है, गुण क्या है, विशेषताएं क्या है वो पढ़ी। कोशिका चक्र की अवधि के बारे में बात करी, उसका सवाल करा। फिर हमने जो अंतरावस्था की और अवस्थाएं होती हैं, अंतरावस्था की अवस्थाओं को क्या किया? विभाजित किया और उनके बारे में पढ़ा। सवाल यहां से जरूर बनता है मित्रों। फिर हमने ये एस फेज का क्या चक्कर है, 2 सवालों के साथ उसको पूरा समझने की हमने कोशिश करी बेटा, किस एस फेज का चक्कर क्या होता है। आइए अब मैं आपको पढ़ा देता हूं कोशिका चक्र का नियमन। कोशिका चक्र का नियमन या अपन कह देंगे रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल।
कोशिका चक्र का नियमन यानी कि रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। बेटा कोई भी सेल, जैसे मान लो इधर देखो ये है, ऐसे बना लो, एम फेज अभी जाने दो, ये G1 है, ये S है और ये G2 है, G1 S और G2 याद रखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आपको सुसुप्ता अवस्था या जो शांत अवस्था होती है क्विसेंट स्टेज यानी कि G0 वो समझ में आएगी, नहीं तो फिर आप रटेंगे उसको। तो कोई भी चक्र कोई भी सेल उसको विभाजित होना या नहीं होना वो उसका निर्णय G1 स्टेज में लेती है, और वो सेल G1 स्टेज में कभी भी ये निर्णय ले सकती है। कोई भी सेल, कोई भी कोशिका विभाजित होगी या नहीं होगी वो इस बात का डिसीजन कब लेती है? G1 अवस्था में लेती है, G1 फेज में लेती है, और कहीं पे भी ले सकती है जीवन में। यहां पर भी वो निर्णय ले सकती है उसे विभाजित होना कि नहीं होना, यहां पर भी ले सकती, कहीं पर भी ले सकती, मतलब कहीं पर भी। ये देखो आप, यहां से लेकर और यहां तक कभी भी वो इस बात का निर्णय ले सकती है कि उसको डिवाइड होना है या नहीं होना है, उसको डिवाइड होना है या नहीं होना है। कोई भी कोशिका को विभाजित होना है या नहीं होना इस बात का निर्णय वो यहां पर लेती है जीवन में। अब अगर वो एक बार यहां पे ना एक चौकी होती है, पुलिस चौकी, G1 S चेक पॉइंट कहते हैं उसको, तो ये कोशिका अगर एक बार इस G1 S चेक पॉइंट को क्रॉस कर गई, ये कोशिका अगर एक बार इस G1 S चेक पॉइंट को क्रॉस कर गई, यानी कि अगर एक बार वो कोशिका S फेज में अंदर चली गई तो फिर कन्फर्म है कि उसका कोशिका चक्र पूरा होगा, यानी कि वो विभाजित होके मानेगी। तो दो चीजें यहां पर बेटा मैंने आपको सिखाई। एक बात तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी कोशिका विभाजित होगी या नहीं होगी, यानी अपने विभाजन का निर्णय वो लेती है कोशिका चक्र की जीवन प्रावस्था में। ये तो पहली बात थी। और दूसरी बात ये बताई कि कोई भी कोशिका अगर एक बार एस फेज में चली गई, G1 S चेक पॉइंट को क्रॉस कर गई, तो फिर वो डिवाइड होके रहेगी, यानी उस कोशिका का जो कोशिका चक्र है वह अवश्य ही पूरा होगा, उस कोशिका का जो कोशिका चक्र है वह अवश्य ही पूरा होगा। तो यहां पे पहला पॉइंट क्या बनेगा बताइए जरा, कि कोशिका अपने विभाजन का निर्णय, कोशिका अपने विभाजन का निर्णय कोशिका अपने विभाजन का निर्णय कोशिका चक्र के G1 फेज में लेती है। ठीक है भाई, कोई भी कोशिका हो उसको विभाजित होना है कि नहीं होना है वो इस बात का निर्णय कब लेती है? G1 में ले लेती है। वो जीवन में कहीं पर भी वो निर्णय ले सकती है, ये भी याद रखना है। यदि एक बार कोई कोशिका, यदि एक बार कोई कोशिका, यदि एक बार कोई कोशिका G1 S चेक पॉइंट को, G1 S चेक पॉइंट को क्रॉस कर जाए, यानी कि S फेज में प्रवेश कर जाए, में प्रवेश कर जाए, तो वह अवश्य विभाजित होगी, यानी उसका जो कोशिका चक्र है वो पूरा होगा ही होगा, अगर एक बार कोई भी सेल एस फेज में पहुंच गई तो। अगर कोई भी सेल एक बार एस फेज में पहुंच गई
तो फिर भैया उसको विभाजित होना ही होना है, उसको डिवीजन करना ही करना है, कोई रोक नहीं पाएगा उसे, अगर वो जिंदा बनी हुई है तो। ठीक है ना। और इसमें कौन है, ये रेगुलेशन कौन लोग कर रहे हैं? तो बेटा एक तो होता है साइक्लिन प्रोटीन, साइक्लिन प्रोटीन और सीडीके एंजाइम। ठीक है ना, साइक्लिन प्रोटीन और सीडीके एंजाइम। और सीडीके का पूरा नाम होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। सीडीके का पूरा नाम होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है जी। सीडीके का पूरा नाम क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाला प्रोटीन साइक्लिन, सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाला प्रोटीन साइक्लिन। क्या बेटा? सेल साइकिल का रेगुलेशन करने वाला जो प्रोटीन होता है हम उसे साइक्लिन प्रोटीन कहते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना, घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा, कोई चक्कर ही नहीं इसमें। और ये साइक्लिन प्रोटीन, इस पर कुछ एंजाइम निर्भर रहते हैं जो इस प्रक्रिया में इसका साथ देते हैं, इस प्रक्रिया में इसका साथ देते हैं। ऐसे कुछ एंजाइम भी होते हैं बेटा, उनको कहते हैं सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज एंजाइम ऐसा जो साइक्लिन प्रोटीन पर निर्भर है। जैसे यह आप पर निर्भर होता तो मैं इसे क्या कहता? एडीके, आप पर निर्भर काइनेज, आप पर डिपेंडेंट काइनेज। अगर ये इस मार्कर पर डिपेंडेंट होता तो इसको क्या कहते हैं? एमडीके, मार्कर डिपेंडेंट काइनेज। अगर ये इस बोर्ड पर निर्भर होता तो क्या कहते? बीडीके, बोर्ड डिपेंडेंट काइनेज। लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है साइक्लिन पर, इसीलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। पूरा नाम क्या हो गया बेटा? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज हो गया है। और ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है और ये जो साइक्लिन प्रोटीन है, यही मिलके क्या करते हैं? यही मिलके प्रोटीन का क्या करते हैं? सेल साइकिल का क्या करते हैं? रेगुलेशन करते हैं। सेल साइकिल का जो रेगुलेशन है, जो नियमन है, वो इन्हीं दोनों के हाथ में है। यानी एक तरीके से आप समझिए कि जो साइक्लिन प्रोटीन है वो दरोगा है और सीडीके जो है वो सिपाही है, कांस्टेबल। दरोगा जो कहेगा, सीडीके यानी कि वो जो कांस्टेबल है वही काम करेगा, है ना। और जब भी कभी ये एक्टिव होते हैं या कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं तो सेल का जो सिस्टम है वो चिल्लाना शुरू करता है कि पुल्स आ गई जी, पुल्स आ गई है। क्या हो गया? पुल्स आ गई, पुल्स। मतलब समझो आप, क्योंकि यही है जो पूरा कंट्रोल करते हैं। प्रोफेज के आखिरी में वो चीजें गायब होती हैं, उसमें भी इन्हीं का नियंत्रण है। मेटाफेज में क्रोमोजोम, उसमें भी इन्हीं का नियंत्रण है। सब 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 सारा का सारा काम जो है वो इन लोगों के नियंत्रण में हो रहा है। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो, सुनो इधर देखो, इधर देखो, जैसे यहां पे हम लोग क्या करें, इसको ऐसे, ये मान लें कि जीवन है ना, ये क्या है? एस है, ये G2 है और ये M है। थोड़ा सा समझो बात को। अब कोई कोशिका है जो यहां से चल रही है, अब वो G1 से कहां पे जाएगी? S में जाएगी। S से कहां जाएगी? G2 में जाएगी। G2 से कहां जाएगी? M में जाएगी। और आखिरी में एक कोशिका से दो कोशिका में विभाजित हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मुझे आपको मेनली दो चेक पॉइंट पढ़ाने हैं। एक तो मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा G1S चेक पॉइंट, G1S चेक पॉइंट। क्योंकि भाई अगर कोशिका G1S चेक पॉइंट को क्रॉस करेगी
तभी उसने पूरा निर्णय ले लिया है कि अब उसे जो है डिवाइड होना ही होना है, और इसको कह दिया जाता है रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, G1S चेक पॉइंट या रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। और फिर जब ये कोशिका अल्टीमेटली यहां जा रही होती है तो यहां पे पाया जाता है G2M चेक पॉइंट। ये G2 और M के बीच में G2M चेक पॉइंट, ये इसको कहा जाता है MPF। पूरा नाम हो जाएगा मैच्योरिटी प्रमोटिंग फैक्टर। मैच्योरिटी प्रमोटिंग फैक्टर। चलिए समझिए, दो चेक पॉइंट है बेटा। एक मेनली क्या है, G1S चेक पॉइंट, ये मेन है। मेजर चेक पॉइंट यही होता है बेटा, इट इज अ मेजर चेक पॉइंट। और ये जो है ये एक माइनर चेक पॉइंट है, माइनर। ये बड़ा थाना है, ये कोई छोटा थाना है, चौकी टाइप। ठीक है भाई, समझो। देखो क्या हो रहा है, कोई भी सेल डिवाइड होगी या नहीं होगी उसका निर्णय उसने लिया जीवन में। और मान लो कि अब ये कोशिका डिवाइड होना चाहती है, ये जो कोशिका है ये विभाजन करना चाहती है, तो ये कोशिका जब चलते चलते यहां पर आएगी तो यहां पर बेटा इसका डीएनए जांचा जाएगा, इसके डीएनए की जांच होगी, इसके डीएनए की जांच होगी। ये जो कोशिका आ रही ना विभाजित होने के लिए, तो ये जो G1S चेक पॉइंट है, ये जो मेजर चेक पॉइंट है, ये क्या करेगा, इसके डीएनए की जांच करेगा। और डीएनए की जांच करना क्यों जरूरी है कि भाई अगर डीएनए सही है, इस एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, आप सब जानते हैं। एस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। अब मान लो डीएनए में कोई खराबी है, मान लो, सोचने वाली बात है, हम तुमने देखा डीएनए में कोई खराबी है, और अगर बिना उस खराबी को ठीक किए, बिना उस गड़बड़ी को ठीक किए आपने कोशिका को एस फेज में भेज दिया, तो बताओ दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आप बताओ, आप समझदार हो, दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अरे बिल्कुल हो जाएगी भाई। वो खराब डीएनए वाला जो सेल है अगर एस फेज में पहुंच गया तो वो जो डिफॉल्टर डीएनए है, वो जो फॉल्टी डीएनए है, हो सकता है उसमें कैंसरस जीन एक्टिवेट हो रखे हो या होने वाले कुछ भी ऐसा हो रखा हो, तो वो डीएनए हो जाएगा डबल। और इसीलिए कोशिका इस फेज में जाए उससे पहले डीएनए की जांच की जाती है। अब जब आप डीएनए की जांच करेंगे तो दो संभावनाएं हैं, या तो डीएनए खराब होगा या डीएनए सही होगा। अगर डीएनए सही है तो उसको भेज दिया जाएगा एस फेज में। बताओ भाई, यही तो संभावना है। आप किसी चीज को जांचो, या तो वो सही निकलेगी या खराब निकलेगी। अगर है तो सर गायब भी तो हो सकती है, नहीं गायब वाला ऑप्शन नहीं है। तो चीज या तो सही होगी या खराब होगी। बोलो भाई, तो अगर डीएनए सही, डीएनए की हमने जांच करी और पता चला डीएनए सही है, अगर डीएनए सही है तो हम इसको क्या करेंगे, आगे एस फेज में भेज देंगे। और अगर डीएनए खराब है तो इसको मेंटेन करने का मौका देंगे कि भाई सही कर लो, इसको मेंटेन कर लो भाई। अगर मेंटेन करने के बाद ये डीएनए सही हो गया, अगर मेंटेन करने के बाद डीएनए सही हो गया तो उसको एस फेज में भेज देंगे, उसको क्या करेंगे, एस फेज में भेज देंगे। और अगर मेंटेन करने के बाद भी नहीं सही हुआ, अभी भी अगर वो खराब बना हुआ है, तो बेटा उसको मार दिया जाएगा। एक प्लानिंग के तहत उसको मार देते हैं, सेल को ही, पूरी की पूरी सेल को क्या करेंगे, मार देंगे। सेल की हो जाएगी डेथ, और इस योजना को कहा जाता है एपोप्टोसिस। ये जो प्रक्रिया है कि एक योजनाबद्ध तरीके से सेल को मार दिया जाएगा अगर सेल में खराबी है, इसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। फिर यहां तक ध्यान से समझिए, एक कोशिका है जिसने यह निर्णय लिया है कि उसको विभाजन करना है। एक कोशिका जो विभाजित होना चाहती है, जिसने जीवन में यह निर्णय ले लिया है कि उसे विभाजन करना है। जब वो एस फेज में जाने को होगी तो G1 और S के बीच में एक चेक पॉइंट आएगा जिसे आप G1S चेक पॉइंट कहते हैं। कहने को तो इसे मेजर चेक पॉइंट या रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहा जाता है।
ये जो चेक पॉइंट है ये एक तरीके से पुलिस की चौकी की तरीके से है। जब आप एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो बॉर्डर पुलिस चेक करती है कि आप ट्रक में क्या लेकर जा रहे हैं। आप ट्रक में लोहा लेके जा रहे हैं, कोयला लेके जा रहे हैं, बालू लेके जा रहे हैं, पाइप लेके जा रहे हैं, प्याज लेके जा रहे हैं, या डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, हीरे जवाहरात लेके जा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो जीवन चेक पॉइंट है ये चेक करेगा कि जो कोशिका विभाजित होना चाहती है, ये जो सेल डिवाइड होना चाहती है, अगर यहां पर देखा जाए इसका डीएनए वो ठीक तो है ना, वो डीएनए डिफॉल्टर तो नहीं है, फॉल्टी तो नहीं है, डीएनए में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। क्योंकि अगर गड़बड़ी वाला डीएनए इस पेज में चला गया तो वो रेप्लिकेट हो जाएगा। डीएनए की जांच की गई, अगर डीएनए जांच में सही पाया गया तो उस सेल को एस फेज में भेज दिया जाएगा। अगर डीएनए जांच में खराब पाया गया, कोशिका को एक मौका मिलेगा कि भाई इसको पहले सही करो। जीवन चेक पॉइंट कहेगा पहले डीएनए ठीक करो, काट छांट करो, और फिर उसके बाद वापस आना, सही रहेगा तो आगे भेज देंगे। मान लीजिए सेल ने अपने आप को मेंटेन कर लिया, अगर डीएनए सही हो गया, अगर डीएनए ये सही हो गया तो उसको हम भेज देंगे एस फेज में। और अगर अब डीएनए अभी भी खराब है, डीएनए सही हो ही नहीं पा रहा है, तो एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है। एक योजनाबद्ध तरीके से कोशिका को मार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसमें एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है, बहुत सारे प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब आप कभी निकट भविष्य में एमबीबीएस कॉलेज में या एमएससी के दौरान पढ़ रहे होंगे कैंसर बायोलॉजी, तो ये वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। बस आपके स्तर पर आप इतना ही याद रखिए कि इसे कहा जाता है एपोप्टोसिस। ठीक है, ये तो खराबी की बात होगी। मान लेते हैं सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोशिका जो है वो एस फेज में जाएगी, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। होने को यहां पर भी चेक पॉइंट है, बस मैं वो पढ़ा नहीं रहा। और एस फेज के बाद ये कहां जाएगा, G2 में जाएगा। G2 में जाएगा कोशिका, कहां पर जाएगी बेटा, G2 फेज में। और G2 फेज के बाद ये कोशिका कहां जाएगी, देखिए जरा, M फेज में जाएगी। G2 फेज के बाद ये जो कोशिका है ये जाएगी M फेज में। बच्चों, G2 फेज के बाद ये कोशिका M फेज में जा रही है। क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं, क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि G2 के बाद वो M फेज में जाएगी, यानी कि अब तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। बताओ भाई, ये बेसिकली क्या करता है, विभाजन की तैयारी की जांच करता है, विभाजन की तैयारी की जांच करता है कि कोशिका जो है वो फुली मैच्योर तो है डिवीजन के लिए, या कोशिका में भी कोई कमी रह गई है। विभाजन के लिए जो कुछ जितना कुछ होना चाहिए वो सब कुछ बन गया है या नहीं बन गया है। अगर बन गया है तो ये क्या करेगा, इसको एम फेज में भेज देगा, कोशिका विभाजित हो जाएगी। और अगर कोशिका ने विभाजन की तैयारी नहीं पूरी करी तो कुछ देर G2 में और होल्ड रखेगा कोशिका को कि पहले यहीं रुको, सारी तैयारी पूरी करो और फिर जाके विभाजित होना। रोक देगा, ये क्या करेगा, रोक देगा। आइए शुरू करते हैं, एक बार फिर से समझा देता हूं। कोशिका ने इस बात का निर्णय लिया कि उसे क्या करना है, विभाजित करना है, विभाजित होना है। जब वो जीवन से एस में जाएगी तो वहां पर क्या होगा, जीवन एस चेक पॉइंट मिलेगा जो डीएनए की जांच करेगा। अगर डीएनए सही है तो कोशिका को एस फेज में भेज देंगे। अगर डीएनए खराब है तो एक दो बार मेंटेन करेंगे, कोशिश करेंगे कि डीएनए ठीक हो जाए। अगर डीएनए ठीक हो जाता है तो एस फेज में भेज दिया जाएगा। और अगर डीएनए ठीक नहीं हो पा रहा है तो एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनता है। उस प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है वो कोशिका से कहेगा मेरे इतने भी करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या कहेगा, मेरे इतने भी करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कोशिका कहेगी मैं बर्बाद होना चाहती हूं, कहेगा आओ फिर, जब बर्बादी होना चाहती हो तो क्या हो जाएगा बेटा, कोशिका की जो प्रोग्रामिंग के थ्रू डेथ हो जाती है, एक वेल प्रोग्राम्ड डेथ होती है, उसे एपोप्टोसिस कहा जाता है। एपोप्टोसिस, सेल जो है मर जाएगी। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो कोशिका कहां पर चली जाएगी, एस फेज में, जहां डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। बेटा वो एस फेज में जाएगी जहां डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और उसके बाद एस से G2 में जाएगी, G2 से वो M में जाना चाहेगी। जब वो G2 से M के बीच में जाएगी, G2M चेक पॉइंट मिलेगा, एक माइनर चेक पॉइंट।
उसे एमपीएफ या मैच्योरिटी प्रमोटिंग फैक्टर कहते हैं, जो विभाजन की तैयारी की जांच करता है। वो ये देखता है कि कोशिका ने विभाजन की सारी तैयारियां पूरी कर ली है या नहीं। अगर G2M को लगता है, अगर G2M को लगता है कि इसने अपनी विभाजन की सारी तैयारी पूरी कर ली है, तो कोशिका से कहता है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, हो जा डिवाइड, बन जा 1 से 2। अगर कोशिका ने विभाजन की सारी तैयारियां कर ली हैं, G2 से M में जाएगा, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होगा, 1 कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। लेकिन अगर कोशिका ने अभी पूरी तैयारी नहीं की है, तो ये G2M चेक पॉइंट क्या कहेगा, रुको जरा, सब्र करो, पहले तैयारी करो फिर डिवीजन करो। तो ये बेसिकली क्या है, जो प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन है उसको एक तरीके से फाइनल करता है, या उसको आप कहेंगे कि वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी जांच करता है। क्लियर है भाई? आगे बात सबको समझ में? चलिए, तो आज यहीं तक हमने टारगेट डिसाइड किया था। मजे की बात यह है कि बहुत आसानी से, बहुत सुगमता पूर्वक हमने ये जो टारगेट है इसको अचीव कर लिया है। या आप एक बार और देख लीजिए, मैं तब तक थोड़ा सा होमवर्क का जुगाड़ कर लेता हूं आपके लिए। ये याद कर लेना बेटा, संडे भी है कल, तो संडे को तो आपके पास अतिरिक्त समय रहता है, जितना मर्जी है उतना पढ़ो, खूब सवाल लगाओ। चलिए भाई, यहां तक उन्हें पढ़ा। अब मैं आपको ना होमवर्क दे देता हूं थोड़ा सा। होमवर्क जो है, गृह कार्य, वो बहुत जरूरी है। बेटा एक्सरसाइज 1 1 से 29 तक कुछ सवाल अगर नहीं बनते छोड़ दीजिएगा, अगले लेक्चर के बाद हो जाएंगे। एक्सरसाइज 2 में अगर मैं आपके लिए देखूं, क्वेश्चन नंबर 2, इक्कीस, उसका बेटा एक्सरसाइज 3 1, सिक्स 7 8, 14 15, 19, और एक्सरसाइज 4 में 1 से 12। एक्सरसाइज 4 में 112। इतना आप होमवर्क कर लीजिएगा बेटा, ठीक है? बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, खुद पर यकीन रखिए, और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।